हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सब। आप सभी का स्वागत है यार आपके अपने चैनल लर्निंग टेल्स पे। हम लोगों के चैनल पे एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी से एक एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें मार्क करा रहा हूँ। ऑलराइट, तो उसी सीरीज़ में यार नेक्स्ट वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोग जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स ये चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर को और क्या बोला जाता है, मेटलर्जी, है ना। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों का मेटलर्जी चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से यार आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पूरा वीडियो आराम से देखिए, ठीक है। तो आप लोग यार, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यार अपनी एनसीईआरटी लेके बैठिए। एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, चाहे बोर्ड्स के लिए हो या फिर जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए हो, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ को आप लोग फॉलो करिए और सारे चैप्टर्स एक एक करके देखते जाइए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेटलर्जी की। तो देखो यार, एक ओवरऑल आइडिया दूं मैं आप लोगों को मेटलर्जी का कि यार मेटलर्जी होती क्या है। तो देखिए, जैसे यार इसकी हम एनालॉजी समझे तो जैसे सपोज करो यार, क्लास 11th में कोई बच्चा जाता है। क्लास 11th में बच्चा एंटर करता है और या तो यार इंजीनियरिंग की तैयारी स्टार्ट करता है अपनी, या फिर मेडिकल की तैयारी स्टार्ट करता है। तो यार वो 11th में जो बच्चा होता है वो काफ़ी इमेच्योर होता है ना। उसको इतने कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, तो उसको धीरे धीरे टीचर उसको नर्चर करता है और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट बोले तो एलिजिबल आपके आईआईटीज़ के लिए, जेई के लिए, या फिर आपके मेडिकल एग्जाम के लिए उसको कन्वर्ट करता है, उसको तैयार करता है। करेक्ट। तो एक रॉ मटेरियल है जो आपका एक तरीके से क्लास 11th का बच्चा, उसको एक बेहतर उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके एक बेहतर तरीके से उसकी प्रिपरेशन में हेल्प करके उसे फाइनली जेई और नीट के लिए प्रिपेयर करता है। तो इस पूरे प्रोसेस में, है ना, सेम सेम आपका प्रोसेस है मेटलर्जी का भी। क्या होता है उसमें, आपके पास रॉ मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? रॉ मिनरल्स होते हैं। करेक्ट। अब इन रॉ मिनरल से आप लोगों को एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है। रॉ मिनरल से आपको इस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है। इस रॉ मिनरल में क्या होंगे यार, इनमें इम्प्योरिटीज भी होंगी, इनमें अलग अलग हम लोगों को प्रोसेसेस लगाने पड़ेंगे। इस मिनरल को जब आप एक फाइनली एक एलिमेंट में कन्वर्ट कर लोगे, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। अब इसमें यार कौन कौन से स्टेप्स आने वाले हैं, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। पूरी एनसीईआरटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो चलिए देखिए, है ना। देखिए, सबसे पहले यार ये समझो कि यार ये मिनरल क्या होता है। मिनरल आपके होते हैं नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, इन द अर्थ्स क्रस्ट, है ना। बेसिकली देखो, मिनरल्स यार आपके माइनिंग होती है उनके, उनमें क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप लोगों ने यार देखा होगा, जो पहाड़ होते हैं उसको उनको यार काटा जाता है। करेक्ट। तो वो भी क्या होता है, वहां से हम लोग मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मिनरल्स क्या है, जो नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस है। ठीक है। अब जो यार मेटलर्जी प्रोसेस रहता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बोले तो कितना पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। आप लोग देखो यार, मिनरल को कन्वर्ट करना चाह रहे हो प्योर एलिमेंट में, तो यार कुछ ना कुछ तो खर्चा लगेगा। आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रोसेसेस लगाने पड़ेंगे। तो यार वो जो पैसा लग रहा है वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? पैसा क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो देखो, मिनरल्स क्या है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। अब ऐसे मिनरल्स जहां से मैं एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकूं इकोनॉमिकली, उसे हम क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। आप सभी मिनरल से एलिमेंट नहीं निकाल सकते। कुछ गिने चुने मिनरल से ही आप एलिमेंट निकाल सकते हो, एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उन गिने चुने मिनरल्स को क्या बोला जा रहा है? ओर्स। ओर्स बोला जा रहा है। करेक्ट। अब देखो यार, अलग अलग आपके प्रोसेसेस रहते हैं मेटलर्जी में। पहला रहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, एक एक करके यार हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर रहता है आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स कॉन्सेंट्रेटेड ओर एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। एक एक करके हम ये चीज पढ़ने वाले हैं। और इन्हीं सारे प्रोसेस को द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स इज नोन एज मेटलर्जी। आपको किसी और या फिर मिनरल से आपका उसका प्योर एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेटलर्जी बोला जाता है। करेक्ट। ऐसे ही यहाँ पे यार एक और वर्ड दे रखा है, गॉन्ज। एक और वर्ड दे रखा है, गॉन्ज। गॉन्ज क्या होती है? इट इज कंटेमिनेटेड विद अर्थली और अनडिजायर्ड मटीरियल्स। बेसिकली गॉन्ज क्या रहती हैं? इम्प्योरिटीज रहती हैं। गॉन्ज क्या रहते हैं? इम्प्योरिटीज। देखो यार, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं आपके मिनरल्स, तो यार उनमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्या रहेंगी? इम्प्योरिटीज रहेंगी। हमको इन इम्प्योरिटीज को, और इन इम्प्योरिटीज को क्या बोला जा रहा है? गॉन्ज बोला जा रहा है ना। तो इनको रिमूव करने के लिए भी हमको प्रोसेसेस लगाने पड़ते हैं। कौन से क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें हम लोग अभी देखने ही वाले हैं। चलो चलिए देखिए,
अब बोल रहा है यार अकरेंस ऑफ मेटल, आपके जो अलग अलग मेटल्स हैं वो अलग अलग ओर्स में आपके आते हैं। अब कौन कौन से यार ओर्स दे रखे हैं हम लोगों को, देखो टेबल में बता रखा है कि जैसे एल्यूमिनियम है, इसका सबसे फेमस ओर कौन सा होता है, बॉक्साइट होता है। सबसे फेमस ओर कौन सा होता है, बॉक्साइट, ये इसका फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, आयरन के होते हैं देखो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट्स, ये इनके फॉर्मूले दे रखे हैं। कॉपर के ऐसे दे रखे हैं और आपके जिंक के दे रखे हैं और ये फॉर्मूले दे रखे हैं। ठीक है यार, इस टेबल को ज़रूर 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 याद कर लेना। आप लोगों के नीट के एग्जाम में भी यार ये पूछी जा सकती है, एज वेल एज जेई के एग्जाम में भी ये पूछी जा सकती है ना। आए हैं, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो इस टेबल से यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो इस टेबल को आप लोगों को याद रखना है, इस टेबल को आप लोगों को याद रखना है। करेक्ट। चलिए अब देखो, अब आपका जो पहला प्रोसेस आ रहा है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इम्प्योरिटीज रिमूव करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू रिमूव इम्प्योरिटीज इन दिस प्रोसेस, वी आर गोइंग टू रिमूव इम्प्योरिटीज। अब इसमें कैसे करते हैं, देखिए यार इसमें कैसे करते हैं, अलग अलग तरीके की यार इसमें मेथड दे रखे हैं। कौन कौन से, देखो, रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द ओर इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन, ड्रेसिंग या फिर बेनिफेक्शन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या रहता है, आपको जो अनवांटेड मटेरियल्स है उसे रिमूव करना है, तो उन्हें बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या फिर ड्रेसिंग या फिर बेनिफेक्शन। ठीक है, और आपके जो इम्प्योरिटीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गॉन्ज पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉन्ज पार्टिकल्स बोलते हैं हम इम्प्योरिटीज को। ठीक है, अब देखो यार कैसे कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड आ रहा है हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐसा कुछ आप लोगों ने एक स्लोप टाइप बना लिया, ढलान बना ली, स्लोप बना लिया। ठीक है, और इसमें यार आप क्या करा, ऐसे ब्लॉक्स लगा दिए, ऐसे आपने ब्लॉक्स लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे यार आपका ओर प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका ओर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये है ओर, तो इसमें इंप्योरिटीज भी होंगी, कुछ ना कुछ इसमें इंप्योरिटीज भी होंगी। अब इस ओर पे आप क्या करते हो, बहुत तेजी से पानी फेंकते हो। आप क्या करते हो, बहुत तेजी से पानी फेंकते हो, तो क्या होगा, ये ओर यहाँ पे चलना स्टार्ट करेगा, ये मूव करना आगे स्टार्ट करेगा। तो ये अपने ब्लॉक्स लगा रखे हैं। अब ये ब्लॉक क्या लगा रखे हैं, ये जो आपके हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रहेंगे। ऑब्वियसली जो हेवियर पार्टिकल्स है वो क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे। तो ब्लॉक उन हेवियर पार्टिकल्स को रोक देगा, उन हेवियर पार्टिकल्स को आपका जो ब्लॉक है वो रोक देगा। करेक्ट। और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, आपने पानी का तेज बहाव कर रखा है ना पीछे से, तो जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ब्लॉक के ऊपर से निकल लेंगे, वो ब्लॉक के ऊपर से निकल लेंगे। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या करते हो आप, जैसे आपका एक मेटल होगा, एक इंप्योरिटी होगा, तो उनकी कितनी क्या डेंसिटी है। सपोज करो इंप्योरिटीज आपकी हैवी हैं, तो इंप्योरिटीज क्या हो जाएंगी, ब्लॉक से रुक जाएंगी, और आपका मेटल लाइटर एलिमेंट होकर वो ऊपर से चले जाएगा। तो आपकी अलग अलग हो गई इंप्योरिटीज और मेटल। तो यही तो करना है हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में, इंप्योरिटीज और मेटल को अलग अलग करना है। तो हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग ले रहे हैं। आप पानी बहुत जोर से फेंक रहे हो तो ब्लॉक्स में तो हेवियर पार्टिकल्स रुक जा रहे हैं और लाइटर पार्टिकल्स उससे ऊपर से चले जा रहे हैं। ठीक है, देखो दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन ग्रेविटीज ऑफ द ओर एंड द गॉन्ज पार्टिकल। जो इंप्योरिटीज है, ठीक है, उसके और जो आपका ओर है उनमें अलग अलग ग्रेविटी है उनकी, मतलब डेंसिटी ले लो, ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी ले लो, है। तो अलग अलग डेंसिटीज हैं, इससे आप सेपरेट कर सकते हो इसे, और हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग को ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यही सब समझा रखा है। देखो अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर इज यूज्ड टू वॉश डाउन द पाउडर्ड ओर। ठीक है, वही पानी हम फेंकते हैं, लाइटर पार्टिकल्स निकल लेते हैं, हेवियर पार्टिकल्स इन ब्लॉक से हम लोग रोक लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी हाइड्रोलिक वॉशिंग। नेक्स्ट क्या रहती है, नेक्स्ट रहता है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब जनरली यार मैग्नेटिक सेपरेशन हम किसके लिए यूज करते हैं, आयरन के लिए। आयरन के जो ओर्स हैं हम लोग उनके लिए जनरली मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते हैं। अब देखो ये है आपका रोलर है, यहाँ पे मैग्नेटिक रोलर ले रखा है। ठीक है, और इधर आपने क्या ले लिए, इधर आपने क्या ले लिए, ओर्स ले लिए, और वो अब रोलर चल रहा है। अब देखो यार आपके पास इंप्योरिटी भी है, आपके पास मेटल भी है, तो उन दोनों में से एक के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, एक के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है वो तो यार इस रोलर से चिपकेगा नहीं, और चिपकेगा नहीं तो जैसे ही ये एंड आएगा यहाँ पे तो ये इधर चले जाएगा। कौन सा चलेगा, यहाँ पे जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, जो नहीं चिपका है। करेक्ट। और जो चिपक चुका है वो ऐसे यहाँ तक चिपका रहेगा, फिर अल्टीमेटली तो ग्रेविटी काम करेगी और वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया, आपका मैग्नेटिक पार्टिकल्स आ गए आपके। करेक्ट। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का जो डिफरेंस है इंप्योरिटी के बीच में और मेटल के बीच में, उसकी हेल्प से हम लोग उन दोनों को सेपरेट कर ले रहे हैं, उन दोनों को सेपरेट कर ले रहे हैं। ठीक है, और जनरली किसके लिए काम आता है, आयरन के लिए काम आता है।
ठीक है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। अब भैया ये जो मेथड है ना, ये लस्सी बनाने वाला मेथड है, इसको मैं बोलता हूँ लस्सी बनाने वाला मेथड। कैसे? आप लोगों ने यार कभी ना कभी लस्सी बनाई होगी, नहीं बनाई होगी तो किसी ना किसी को तो देखा होगा। क्या करते हैं, एक आपने कोई सा भी कंटेनर लिया, उसमें इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, है ना, जो भी आप लोगों को दही डालनी है, चीनी डालनी है, नमक डालनी है, सारी चीज़ें डाल दी, पानी डाल दी, फिर क्या करते हो, उसको ऐसे 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 रोल करते हो, एक पैडल लेते हो और आप उसे मिक्स करते हो। तो क्या होता है अंदर जो आपका इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन में जाते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास ऊपर झाग आ जाती है, अल्टीमेटली हमारे पास ऊपर फ्रॉथ आ जाती है। करेक्ट? तो सेम चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं किसमें, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में। सबसे पहले तो यार ये समझो कि हम इसे अप्लाई किसके लिए करते हैं, सल्फाइड ओर्स के लिए। जो फ्रॉथ फ्लोटेशन आप मेथड यूज करते हो किसके लिए करते हो, सल्फाइड ओर के लिए करते हो। देखो इसमें क्या हो रहा है, आपने क्या करा है, ओर लिया है और ऑयल लिया है। अब ऑयल क्यों लिया है, ये सारी चीजें हम अभी बात करने वाले हैं। ओर और ऑयल लिया, ठीक है, आपने पैडल लिया और इसमें देखो कुछ हवा डाली और ये आपने रोटेटिंग पैडल ले लिया, आपने इसको घुमाना स्टार्ट करा। जैसे ही घुमाना स्टार्ट करा तो कुछ समय बाद आपने देखा कि ये ऊपर क्या आ गई, मिनरल की फ्रॉथ आ गई, मिनरल की झाग आ गई, है ना। जैसे लस्सी बनाते हो तो ऊपर झाग बन जाती है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे झाग आ गया। मतलब जो आपका मिनरल था वो ऊपर फ्रॉथ के फॉर्म में, झाग के फॉर्म में चले गया। अब देखो यार इनके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या आपने जो चीजें डाली है उनके क्या यूजेस हैं। देखो, टू इट कलेक्टर्स एंड फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स आर एडेड, ये हमने ऐड किया है। अब देखो कलेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, पहली बात तो पाइन ऑयल हो सकता है, फैटी एसिड हो सकता है, ज़ैंथेट्स हो सकता है। एनहांस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल, ठीक है। कलेक्टर क्यों डाल रहे हैं हम लोग, जिससे आपका जो मिनरल पार्टिकल है वो गीला नहीं हो, नॉन वेटेबिलिटी हो, है ना, गीला नहीं हो। और फ्रोथ स्टेबलाइजर्स, जो कि किसे यूज करते हैं हम, क्रिजोल्स या एनिलीन कर सकते हैं। दे स्टेबलाइज द फ्रोथ, जो आपकी झाग बन रही है। ऐसा नहीं हो कि यार 1 मिनट में झाग निकल ले, ऐसा नहीं हो, कुछ समय तक वो झाग रहनी चाहिए ताकि हम लोग उससे मिनरल को सेपरेट कर सकें। तो हमको उस फ्रोथ को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, तो हम फ्रोथ स्टेबलाइजर्स डालते हैं, सच एज क्रिजोल्स एंड एनिलीन, क्रिजोल एंड एलिनिन। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम लोग डिप्रेसेंट भी, एक और चीज ऐड करते हैं, डिप्रेसेंट भी ऐड करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, जैसे देखो मैंने अभी भी बताया कि जो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड रहता है ये किसके लिए काम आता है, सल्फाइड ओर्स के लिए काम आता है। सपोज करो यार आपका जो ओर है उसमें ZnSb प्रेजेंट है एंड PbSb प्रेजेंट है, दो सल्फाइड ओर प्रेजेंट है, लेकिन मेरे को एक्सट्रैक्ट क्या करना है, सिर्फ PbS करना है। सिर्फ PbS एक्सट्रैक्ट करना है, ZnS नहीं करना है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल फ्रॉथ फ्लोटेशन करूंगा तो यार ZnS भी सल्फाइड है, PbS भी सल्फाइड है, दोनों के दोनों कहाँ चले जाएंगे, फ्रॉथ में चले जाएंगे, झाग में चले जाएंगे और हमारा पर्पस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमको तो केवल और केवल PbS करना है, तो हमको ZnS नहीं करना है। तो ऐसे केस में हम क्या डालते हैं, डिप्रेसेंट डालते हैं। मतलब ऐसे केस में हम लोग डाल रहे हैं NaCN डालते हैं। तो NaCN कैसे एक्ट करता है, डिप्रेसेंट एक्ट करता है। कैसे, ये जो NaCN है ये आपका रिएक्शन कर जाता है इस ZnS के साथ और क्या बना लेता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो बेसिकली जो आपका NaCN था वो ZnS के साथ रिएक्शन कर लेता है और उसको फ्रॉथ में नहीं जाने देता। ये तो अच्छी बात है। हमको किसको सेपरेट करना था, PbS को ही, है ना। तो PbS को ही सेपरेट करना था, तो हमने क्या डाल दिया, NaCN डाल दिया। तो NaCN ZnS को लेकर निकल लिया और आपका जो PbS था, जो लेड सल्फाइड था, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ आ गया, मिनरल फ्रॉथ में आ गया। यही चाहिए था हमको। तो अगर दो सल्फाइड ओर होते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही को सेपरेट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, डिप्रेसेंट यूज करते हैं। तो देखो यही बोल रहा है, इन केस ऑफ एन ओर कंटेनिंग ZnS एंड PbS द डिप्रेसेंट यूज्ड इज NaCN. It selectively prevents ZnS from coming to the froth but allow PbS to come with the froth. बिल्कुल, ZnS को फ्रॉथ में ये नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि ZnS के साथ तो ये खुद रिएक्शन ले लेगा और फ्रॉथ में नहीं जाने देगा। और जो हमारा पर्पस था, हमको PbS को ही लेके जाना था फ्रॉथ में, वो फुलफिल हो जाता है इससे। ठीक है, तो ये डिप्रेसेंट की तरह रहता है आपका। अब देखो ये जो आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन का पूरा मेथड था, ये किसने इन्वेंट करा, एक वॉशर वुमेन थी, उन्होंने इन्वेंट करा, है ना। आप लोग यार बिलीव नहीं करोगे कि जेई मेंस में ये सवाल आ चुका है। जेई मेंस के हाल में ही, है ना, 2020 में या 19 में ही आपका ये वॉशर वुमेन का सवाल आ चुका है। ये पूछा है कि यार किसने इन्वेंट किया था, तो वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन थे, वॉशर मैन, वॉशर वुमेन और 2 और ऑप्शन थे। तो कौन है, वॉशर वुमेन। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन जो मेथड है वो बेसिकली इनकी देन है ना। इन्होंने पहले करा, फिर इनको यार किसी अपने साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और फिर उन्होंने जाके अपने एक्सपेरिमेंट्स करे अलग अलग ओर्स पे। तो जो बेसिक आइडिया था वो कौन लेके आई थी, एक वॉशर वुमेन लेके आई थी।
देखिए अब यहाँ से भी यार क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आपकी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाती है बोथ फॉर योर नीट एंड जेई। बोर्ड्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन नीट और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस देखो, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? लीचिंग होता है रिएक्शन विद एसिड और बेस, मतलब हम एसिड या फिर बेस के साथ रिएक्शन करा के हम लोग इंप्योरिटीज रिमूव कराते हैं। तो देखो इसमें बोल रखा है लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइड। ठीक है, तो यार ये रहा आपका एल्यूमिना है ना, और ये आपका NaOH, मतलब एक बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपका क्या बन जाता है? ये NaAlOH4 फोल बन जाता है। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए द एल्यूमिनेट इन सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग CO2। CO2 गैस क्या रहती है? एसिडिक रहती है। ठीक है, तो इससे हम लोग इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? Al2O3.XH2O बन जाता है। अब इस XH2O वाले को आप थोड़ा सा हीट करते हो तो अल्टीमेटली क्या आ जाता है? Al2O3 आ जाता है। तो आपकी जो भी इंप्योरिटीज होती है वो रिमूव हो जाती है, और कैसे हो रही है? बाय रिएक्शन विद एसिड और बेस। तो इस पर्टिकुलर केस में, एल्यूमिना वाले केस में, हमने किससे रिएक्शन कराई है? बेस के साथ रिएक्शन कराई है, बेस के साथ रिएक्शन कराइए। ठीक है, और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं यार? और लीचिंग हो सकती है, सिल्वर और गोल्ड की भी लीचिंग हो सकती है, सिल्वर और गोल्ड की लीचिंग भी हो सकती है। तो सिल्वर और गोल्ड की लीचिंग आप किसके साथ कराते हो? NaCN या फिर KCN के साथ। बेसिकली साइनाइड आयन होना चाहिए। तो देखो M कोई सा भी मेटल हो सकता है, तो सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, वो साइनाइड के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है MCN ट्वाइस, है ना। मेटल आपका Ag भी हो सकता है या AU भी हो सकता है। अब आपका ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इससे हमको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। हमारा अल्टीमेटली प्रोसेस क्या है मेटलर्जी का? कि यार हमको मेटल मिल जाए। तो यहाँ से आप इस कॉम्प्लेक्स से जब मेटल एक्सट्रैक्ट करते हो, किसकी हेल्प से करते हो? Zn की हेल्प से करते हो, जिंक की हेल्प से। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी नीट में 2017 या 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो आप लीचिंग से वापस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, तो कौन सी टाइप की रिएक्शन यूज होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जिंक है, देखो वो जिंक आपका अब कॉम्प्लेक्स में आ गया, तो बेसिकली जिंक ने क्या करा है? आपका जो मेटल है सिल्वर या फिर गोल्ड, उसको डिस्प्लेस किया है। तो कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हो उसे, या फिर रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हो। क्लियर है? अब देखो क्या हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हो गया है, कॉन्सेंट्रेशन या फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर। बेसिकली हमने क्या करा है? इंप्योरिटीज को रिमूव कर दिया है ओर से। अब क्या करना है हमको? अब देखिए, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर। एक बार यार आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर आ चुका है, मतलब इंप्योरिटीज रिमूव हो चुकी हैं। अब क्या करना है? वहां से हम लोगों को मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो देखो दो प्रोसेसेस होती हैं। पहली प्रोसेस होती है कन्वर्जन टू ऑक्साइड। जो भी आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, पहले क्या करोगे? उसको कन्वर्ट करोगे ऑक्साइड में। फिर जब वो ऑक्साइड बन जाएगा तो उस ऑक्साइड का आप क्या करोगे? रिडक्शन करोगे उसके मेटल में। ठीक है, तो अब ये एक सवाल ये आ सकता है कि हम लोग ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? नॉर्मली हम डायरेक्ट ओर को ही रिडक्शन कर देते हैं उसका, लेकिन नहीं, हमको पहला स्टेप क्या करना होता है? कन्वर्जन टू ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि बिकॉज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इज ईजी। जो आपका ऑक्साइड रहता है उसका रिडक्शन काफी आसान रहता है। तो जो भी आपके पास ओर है, पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, फिर इस ऑक्साइड का रिडक्शन कर देना। ठीक है, तो पहला प्रोसेस यही है, कन्वर्जन टू ऑक्साइड। कि यार ऑक्साइड में कन्वर्ट करने को बोल तो दिया आपने, लेकिन कैसे कन्वर्ट करें? तो इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या रहता है? आपको हीट करना है लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर में, आपको ऑक्सीजन नहीं देनी है। एब्सेंस ऑफ एयर, आपको ऑक्सीजन नहीं देनी है। तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन Fe2O3, ZnCO3, CaCO3, आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो, सिंपली आप उसे हीट कर रहे हो, और वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। करेक्ट, तो ऑक्साइड हो गया। अब इसका हम लोग रिडक्शन कर देंगे। ये क्या हो गया? कैल्सिनेशन, जिसमें आप एयर नहीं लेते हो। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो सकता है? रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है? पहली बात तो देखो, इसको हम लोग सल्फाइड ओर्स के लिए लेते हैं। किसके लिए लेते हैं हम लोग इसको? सल्फाइड ओर्स के लिए लेते हैं। और जो रोस्टिंग होती है आपकी, वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। हवा के प्रेजेंस में हम लोग रोस्टिंग करते हैं। और ये देखो, ये रिएक्शन दे रखी है, एयर बोले तो ऑक्सीजन। तो देखो ZnS, PbS, Cu2s, तो ये आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई और ये आपकी रिएक्शन हो गई। अल्टीमेटली हमारा जो यार काम है वो क्या है? ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। तो देखो ZnO बन गया, PbO बन गया, Cu2O बन गया। करेक्ट।
अब देखो यही यार इधर ये बोल रहा है, अब अभी हम लोग थोड़ी देर में मेटलर्जी पढ़ने भी वाले हैं आयरन की, और एज वेल एज कॉपर की भी पढ़ेंगे। तो देखो इसमें ये जो ये है, ये SiO2, ये क्या रहती है आपकी इम्प्योरिटी रहती है, ये क्या रहती है इम्प्योरिटी रहती है। और जो FeO रहता है, FeO क्या रहता है आपका फ्लक्स रहता है। देखो आपको इम्प्योरिटी रिमूव करनी होती है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर में हम लोग इम्प्योरिटी रिमूव कर रहे थे, तो एक और तरीका क्या होता है, इम्प्योरिटी के साथ आप फ्लक्स की रिएक्शन करा दो तो आपके पास क्या बन जाता है, स्लैग बन जाता है। अब स्लैग क्या होता है, एक फ्यूजिबल मास होता है। क्या होता है, फ्यूजिबल मास होता है। फ्यूजिबल मास बोले तो एक यार एक ऐसा मास टाइप बन गया है, अब उसको आप लोग सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट कर लोगे तो इम्प्योरिटी भी सेपरेट हो जाएगी। हालांकि ये रिएक्शन वापस आती है, ये रिएक्शन वापस आती है, ठीक है। अब देखो आपका ऑक्साइड बन चुका है, दो तरीके से बना सकते हो, या तो कैल्सिनेशन कर दीजिए या फिर रोस्टिंग कर दीजिए। अब एक बार ऑक्साइड बन गया तो अब क्या करते हो आप, उसका रिडक्शन करते हो, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। जो आपका ऑक्साइड बन चुका है अब हमको उसको रिड्यूस करना है मेटल में। तो यहीं पे ही यार यहीं पे ही आपका काम आता है एलिंगम डायग्राम का। अब ये चीज़ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है ना, एलिंगम डायग्राम बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, हालांकि आप लोगों को अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो देखिए जैसे यार ये कोई भी आपका मेटल का ऑक्साइड बन गया, इसको आपने कार्बन के साथ रिड्यूस करा है। कार्बन कैसे एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि कार्बन जीरो से कहाँ जा रहा है, CO में, मतलब +2 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो 0 से +2 जा रहा है, तो क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, तो कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट। तो ऑक्साइड को हम लोग अलग अलग तरीके से रिड्यूस करा सकते हैं, कार्बन से करा सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से करा सकते हैं, अलग अलग तरीके से रिड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। इस जो भी ये प्रोसेस चल रहा है, देखो टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन, यहाँ पे बोल रहा है देखियो, टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन इन द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर थर्मल रिडक्शंस। थर्मल रिडक्शन को क्या बोलते हैं, पायरोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी। इसके लिए एलिंगम डायग्राम हम यूज करते हैं। बेसिकली एलिंगम डायग्राम किस लिए काम आता है, टू डिसाइड रिड्यूसिंग एजेंट। आपको यार जो मेटल ऑक्साइड है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट आप कौन सा लो, ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपका जो एलिंगम डायग्राम है उसकी हेल्प से आप डिसाइड करते हो कि यार हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट चूज करें, कौन सी ऑक्साइड के लिए, ठीक है। तो देखो अभी यही समझा रखा है इसने। अब जैसे थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल्स बोल रहा है, हम लोगों को पता है यार थर्मोडायनेमिक्स से कि डेल्टा जी का ये फॉर्मूला रहता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। और अगर डेल्टा जी आपका नेगेटिव रहेगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, सही बात है। और डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। एज वेल एज यार ये इक्विलिब्रियम में ये वाला रिएक्शन भी आप पढ़ते हो, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस RT/ln K, ये वाला फॉर्मूले भी आप पढ़ते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे जब डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होता है, अ नेगेटिव डेल्टा जी इंप्लाइज अ पॉजिटिव K इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो जाता है अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है। तो ये सारी बातें इक्विलिब्रियम में करते हैं। और हालांकि इस पर्टिकुलर चैप्टर से बात करें तो इससे काम हो जाएगा हमारा, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है डेल्टा जी नेगेटिव करना है हमको, उससे हमारा काम हो जाएगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इधर यही बोल रहा है कि यार डेल्टा जी अगर नेगेटिव करना होता है तो जैसे क्या है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, तो बेसिकली ये वाला टर्म बड़ा होना चाहिए डेल्टा एच से, सही बात है। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, डेल्टा जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब इसी के लिए ही काम आते हैं आपके एलिंगम डायग्राम। तो पहली बात तो यार ये समझो कि जो आपका एलिंगम डायग्राम है वो एक बेसिकली ग्राफ है, और किस किस के बीच में ग्राफ होता है, डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ होता है। जो एलिंगम डायग्राम जो ग्राफ है किस किस के बीच में, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है वर्सेस टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ रहता है एलिंगम डायग्राम, ठीक है। देखो यहाँ पे दे रखा है डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, ठीक है। और सारे के सारे इसमें क्या लेते हैं हम लोग, ऑक्साइड्स लेते हैं, सारे के सारे क्या लेते हैं हम लोग, ऑक्साइड लेते हैं। अब देखो यार इसने यहाँ पे एक एक करके चीज़ें समझा रखी हैं कि क्या आप एलिंगम डायग्राम कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, तब तक आप एक बार यार इसकी लिमिटेशन देख लो। लिमिटेशन क्या है एलिंगम डायग्राम की, बस यार ये बताता है द ग्राफ सिंपली इंडिकेट्स वेदर रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, मतलब रिएक्शन फीजिबल है या नहीं है, बस यही बताता है डायग्राम। ये नहीं बताता है कि यार अगर रिएक्शन हो रही है तो कितनी स्पीड से हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, कितनी फास्ट हो रही है, काइनेटिक्स के बारे में नहीं बताता है, सिर्फ ये बताता है कि वेदर द रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट, ठीक है। तो ये एक आपका लिमिटेशन हो गया, है ना। देखो
इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस, इसके बारे में नहीं बताता है। एज वेल एज जो यार एलिंगम डायग्राम होता है, ये किस में बात करता है, इट इज प्रीज्यूम्ड दैट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये बात करता है, और बीच में कहीं पे भी बात नहीं करता ये एलिंगम डायग्राम। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बता सकता है कि आप कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट चूज करो, बाकी जगह नहीं बता पाएगा, है ना। तो ये एक और इसकी लिमिटेशन हो जाती है, ये एक और इसकी लिमिटेशन हो जाती है, ठीक है। अभी देखो मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं। जैसे देखो, जैसे देखिए आपका यार ये कोई ऑक्साइड है ना, ये सपोज करो कोई ऑक्साइड है, इसको यार आप लोगों को रिड्यूस करना है। अब आपको कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, ये कौन बताएगा, कौन बताएगा, एलिंगम डायग्राम बताएगा। इस वाली रिएक्शन और इस वाली रिएक्शन को देखो, कुछ नहीं, आपने रिएक्शन क्या करी है, उल्टी कर दी है। ये वाली जो रिएक्शन थी आपने क्या कर दी है, रिवर्स कर दी है। अब देखो ये आपकी एक रिएक्शन हो गई, ठीक है, और ये आपकी दूसरी रिएक्शन सी कार्बन वाली, ये आपकी तीसरी रिएक्शन, और ये आपकी फोर्थ रिएक्शन, ठीक है। अब आपको देखो इस केस में ये कार्बन सी से जा रहा है CO, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कार्बन कैसे काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। ये इधर ऐसे ही यहाँ पे CO और इधर हाफ C, ये सारे के सारे क्या हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। हमको मेटल ऑक्साइड को क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब मैं एक एक करके चेक करूंगा कि 1 और 2 इन रिएक्शंस को मैंने सपोज करो ऐड किया, इन रिएक्शन को मैंने सपोज करो ऐड करा, तो मेरे को ये जो डेल्टा G है ये भी ऐड करनी पड़ेगी, बिल्कुल ऐड करनी पड़ेगी। अगर यार ये डेल्टा G मैंने फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को ऐड करा और इन दोनों का अगर डेल्टा G नेगेटिव आ गया, तो मतलब रिएक्शन क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी, मतलब आप इस वाले कार्बन को बढ़िया तरीके रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। तो एलिंगम डायग्राम में क्या होता है, एलिंगम डायग्राम में कुछ नहीं होता है, आपको दो रिएक्शंस ऐसी ऐड करनी होती हैं सच दैट देयर डेल्टा G बिकम्स नेगेटिव, सच दैट द रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस। और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने लग गई तो मतलब अपने आप हो रही है ना यार, अपने आप हो रही है, तो आप इसको बिल्कुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह चूज कर सकते हो। ऐसे ही सपोज करो आपने 1 और 3 को ऐड किया और आपकी रिएक्शन क्या आ गई, आपका जो डेल्टा G था वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो अब इस बार आप कार्बन मोनोऑक्साइड का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से सिमिलरली फॉर 1 and 4 ऑल्सो, सिमिलरली फॉर 1 and 4 ऑल्सो, तो आप लोगों को क्या करना होता है, दो रिएक्शन ऐड करनी होती है और आपको देखना होता है कि डेल्टा G किसका नेगेटिव आ रहा है। जिसका डेल्टा G जो इन दो रिएक्शंस पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो बढ़िया बात है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग उसको बिहेव करा सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो देखो यही चीजें इसने देखो सारी की सारी 1+2 1+3 1+4 इसने कर रखा है, इसने कर रखा है, ठीक है। पर्पस क्या है, अल्टीमेटली पर्पस क्या है कि जो डेल्टा G है वो क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, मतलब रिएक्शन क्या हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए, करेक्ट। यही सारी चीजें इसने यहां पे समझा रखी है और यही बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस इज लार्ज द रिडक्शन इज इजियर, मतलब जितना ज्यादा डेल्टा G नेगेटिव रहेगा, जितना ज्यादा डेल्टा G नेगेटिव रहेगा उतनी ही बढ़िया बात रहेगी ना, उतना ही चीजें स्पॉन्टेनियस रहेंगी, तो रिडक्शन उतना ही आसान रहेगा, रिडक्शन उतना ही आसान रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब देखो यहां पे देखिए, जैसे देखो यार इस वाली लाइन में देखो, ये एक तरीके से ट्रिक है, जो आप डिफरेंस ले रहे हो या फिर आप एडिशन कर रहे हो इन द टू डेल्टा G नॉट वैल्यूज, है ना, determines whether the reduction of the oxide of upper line is feasible by the element represented by the lower line। अब इसका क्या मतलब है अपर और लोअर लाइन का। अब चलो एलिंगम डायग्राम पे, जैसे ये है आपका एलिंगम डायग्राम, तो देखो डेल्टा G वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। अब जैसे देखो यार ये है एल्यूमिनियम, ठीक है, ये है एल्यूमिनियम वाली आपकी रिएक्शन, ये है मैग्नीशियम वाली रिएक्शन। इसमें डेल्टा G देखो, इसमें किधर है, ये है, इसमें किधर है, ये है, ठीक है। जरा दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो जो मैग्नीशियम वाला है वो नीचे है, मैग्नीशियम वाला नीचे है। सपोज करो यार मैग्नीशियम वाला है, जो मैं रैंडम डेटा ले रहा हूँ, दिल पे नहीं लेना है इस डेटा को, -1100 किलो जूल पर मोल है, और जो एल्यूमिनियम वाला है वो ऊपर है, ऊपर है तो ये उसकी नेगेटिवनेस कम हुई है, सपोज करो -1050 है, सपोज करो ये। अब अगर सपोज करो मैं ये इनकी ये पहली रिएक्शन, ये दो रिएक्शन मैं दोनों को ऐड कर दूं, 1+2 कर दूं, तो मेरे पास डेल्टा G कितना आएगा, -50 आएगा। तो डेल्टा G नेगेटिव आ रहा है तो मतलब रिएक्शन क्या हो सकती है, स्पॉन्टेनियस हो सकती है, मतलब बढ़िया तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पे ये ट्रिक रहती है कि जो लोअर लाइन रहती है, जो लोअर लाइन एलिमेंट रहता है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के केस में कौन है, मैग्नीशियम, तो लोअर लाइन एलिमेंट कैन रिड्यूस अपर लाइन एलिमेंट ऑक्साइड।
तो जो मैग्नीशियम है, जो कि कौन है, लोअर लाइन एलिमेंट है, वो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप ये रिएक्शन दोनों के दोनों ऐड करोगे तो लोअर लाइन वाला डोमिनेट कर रहा है ना, उसमें नेगेटिवनेस ज्यादा है। देखो -1100 है, उसमें नेगेटिवनेस ज्यादा है, तो अल्टीमेटली डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो ये एक तरीके से ट्रिक होती है ना। और इसी से ही हम डिसाइड करते हैं, जब अभी आयरन की या फिर कॉपर की हम देखेंगे कि मेटलर्जी, तो वहां से हम लोग डिसाइड करेंगे कि देखो यार, जो लाइन नीचे है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, यही चीज देखनी है। तो देखो इधर जो दे रखा है ना, ये कि देखो वेदर रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द अपर लाइन, जो अपर लाइन है उसका रिडक्शन फीजिबल है बाय द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय लोअर लाइन। मतलब लोअर लाइन वाला रिड्यूस कर सकता है अपर लाइन वाले एलिमेंट के ऑक्साइड को, यही बताना चाह रहा है इस लाइंस में। ठीक है, हालांकि मैंने वो नीचे लिख भी रखा है, आप भी अपनी एनसीईआरटी के बाजू में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अलग अलग एक्सट्रैक्शन दे रखी है। पहली एक्सट्रैक्शन आ रही है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम एस ऑक्साइड। उसके जो ऑक्साइड है हमको उससे आयरन निकालना है, आयरन निकालना है। ठीक है, तो पहली बात तो देखो इसमें हम क्या लेते हैं, ब्लास्ट फर्नेस लेते हैं। ब्लास्ट फर्नेस लेते हैं तो देखो यहाँ पे FeO है, आयरन का ऑक्साइड है, और इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आयरन में कन्वर्ट करते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन ले रहे हैं, कार्बन ले रहे हैं, है ना। तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO में कन्वर्ट हो रहा है। अब यार ये क्यों ले पा रहे हैं, एलिंगम डायग्राम से समझो, एक समझ जाओगे ना, बड़े प्यार से सारी चीजें समझ जाओगे। देखो ये Fe वाली लाइन दिखिए, बिल्कुल। अब देखो मैं इसका Fe वाली ये लाइन मैंने बना दी है, ये देखिए ये Fe वाली मैंने लाइन बना दी है रेड से। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है पर कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये CS से CO वाली लाइन दिख रही है, बिल्कुल ये रही ये वाली लाइन, देखिए बिल्कुल ये रही ये वाली लाइन, सही है। अब देखो ये दोनों जो लाइंस हैं जो मैंने रेड से मार्क करी है, ये दोनों इंटरसेक्ट कहां पे कर रही हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है, देखो यहां पे इंटरसेक्ट करी ना, इस वाले टेम्परेचर पे इंटरसेक्ट करी। तो मतलब इस टेम्परेचर के राइट साइड, इस टेम्परेचर के राइट साइड जो आपकी कार्बन वाली लाइन है, जो मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूं, वो नीचे है आयरन वाली लाइन से, बिल्कुल। और मैंने ट्रिक क्या बताई है कि लोअर लाइन जो रहेगी वो रिड्यूस कर सकेगी। तो इस टेम्परेचर के बाद से आप कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, बिल्कुल यूज कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि वो क्या हो गई, लाइन क्या हो गई, नीचे हो गई। लेकिन इससे पहले नहीं कर सकते। देखो इससे पहले तो जो कार्बन है उसकी लाइन क्या है, ऊपर है, तो तब नहीं हो पाएगा, लेकिन इस टेम्परेचर के बाद हो पाएगा, है ना। तो इस टेम्परेचर को देखो ये बोल रखा है, ये बोल रखा है एट टेम्परेचर्स अबव दिस द C से CO लाइन बिकम्स बिलो द F से FeO लाइन। सही बात है। सो इन दिस रेंज कोक बोले तो कार्बन विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट, विल बी रिड्यूसिंग द FeO, और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है CO में, वो तो ठीक है जो भी है। तो ट्रिक क्या है कि जो लोअर लाइन रहेगी एलिंगम डायग्राम में वो अपर वाले को रिड्यूस कर सकती है। तो आप क्या यूज कर रहे हो, उसमें कार्बन को आप यूज कर रहे हो। अगेन देखो ये आपका डेल्टा जी 2 आ गई रिएक्शन, और देखो दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, और ये क्या है आपकी थर्ड रिएक्शन। तो देखोगे अगर ध्यान से आप लोग, तो थर्ड रिएक्शन कैसे बन रही है, 1 और 2 की हेल्प से। और अल्टीमेटली थर्ड जो रिएक्शन है उसका डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, तो हम बोलेंगे कार्बन रिड्यूस कर सकता है, कार्बन रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो कार्बन क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि एलिंगम डायग्राम में उसकी लाइन क्या है, नीचे है ना। आई होप यार अब चीज क्लियर हो गई होंगी, एलिंगम डायग्राम से हम बिल्कुल भी डरेंगे नहीं अब। ठीक है, तो यही सारी यार अब इधर रिएक्शंस दे रखी हैं। ये रिएक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमको हल्का फुल्का पता होना चाहिए। ऊपर ऊपर से रीड कर लीजिएगा, बाकी बहुत डीप में मैंने आपको एलिंगम डायग्राम के थ्रू समझा दिया है। अब देखो यार यहाँ पे इसने ये मेटलर्जी समझा रखी है, ये इसने डायग्राम के फॉर्म में समझा रखा है। देखो यहाँ पे देखो जो इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो लाइमस्टोन है आपका CaCO3, मैंने आपको क्या बताया था कि यार एक आपका रहता है फ्लक्स, ठीक है, और एक आपकी रहती है गॉन्ज। गॉन्ज क्या रहती है, इंप्योरिटी पार्टिकल्स। तो अगर इंप्योरिटी पार्टिकल्स आपको रिमूव करने होते हैं तो उसमें आप क्या ऐड करते हो, फ्लक्स, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, स्लैग में कन्वर्ट हो जाए, एक फ्यूजिबल मास में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हम उसे सेपरेट कर सके। तो आयरन के एक्सट्रैक्शन में फ्लक्स क्या होता है, CaCO3 होता है। लाइमस्टोन आपका फ्लक्स की तरह काम करता है। तो देखो CaCO3 टूटता है CaO प्लस CO2 में। नाउ दिस CaO और ये SiO2 के साथ रिएक्ट करता है। जैसे आपका जो गॉन्ज रहता है इसमें, ये क्या रहता है, SiO2, ये रहती है इम्प्योरिटी, और ये CaO, ये कहाँ से आया है, CaCO3 से। ठीक है, CaCO3 को हीट करके CaO आ जाता है, और अल्टीमेटली ये स्लैग में कन्वर्ट हो जाता है CaSiO3। तो अल्टीमेटली आप क्या करते हो, इस स्लैग को रिमूव कर दोगे तो आपकी जो गॉन्ज थी, जो इम्प्योरिटी थी, वो भी रिमूव हो जाती है, वो भी रिमूव हो जाती है। ठीक है,
अब देखिए ये जो भी आपका हो रहा है प्रोसेस हो रहा है, उससे कौन सा आयरन बनता है? पिग आयरन बनता है, जिसमें 4% कार्बन होता है। तो 4% यार अच्छा खासा रहता है। कार्बन एक इम्प्योरिटी है, कार्बन एक इम्प्योरिटी है हमारे आयरन के एक्सट्रैक्शन में। तो कार्बन का कंटेंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में पिग आयरन में क्या रहता है? 4% रहता है। तो अब हम पिग आयरन को फिर और अच्छे से उसे रिफाइन करते हैं, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? कास्ट आयरन में। ठीक है, कास्ट आयरन में कितने परसेंटेज कार्बन रहता है? 3% रहता है। लेकिन 3% भी यार अच्छा खासा है, अच्छा खासा है। फिर उस कास्ट आयरन को हम कन्वर्ट करते हैं रॉट या फिर मेलिएबल आयरन में। दिस इज प्योरेस्ट फॉर्म। देखो ये लिख रखा है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन। जो रॉट आयरन रहता है सबसे प्योर रहता है, और उसमें जो कार्बन का परसेंटेज रहता है 0.5% रहता है, सबसे मिनिमम रहता है इसमें। ठीक है, चलो। और ये तो आपने यार इसने रिडक्शन की वो दे ही रखी है, रिडक्शन का दे रखा है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन हम समझ गए हैं। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। आपको कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो देखो जरा एलिंगम डायग्राम में चलो, एलिंगम डायग्राम में देखो तो कॉपर देखो सबसे ऊपर बैठा है। देखो ये कॉपर का जो ये ग्राफ है ये सबसे ऊपर बैठा है। मतलब आप बेसिकली कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट, ये वाला भी यूज कर सकते हो, ये वाले भी यूज कर सकते हो, कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉपर की लाइन सबसे ऊपर है, तो सब यार इसके नीचे हैं, सब इसके नीचे है, तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से यूज कर सकते हैं कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो देखो यही बोल रहा है। देखिए पहले तो क्या रहता है? कॉपर का सल्फाइड ओर रहेगा, ये इनिशियल स्टार्टिंग से बता रहा है। कोई सा भी सल्फाइड ओर है तो उसे हम क्या कर देते हैं? रोस्ट कर देते हैं, रोस्टिंग से कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? Cu2O में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगर एक बार इसका ऑक्साइड बन गया, अब मैं क्या करता हूं? ऑक्साइड को रिड्यूस करता हूं। कौन यूज कर रहा हूं? कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहा हूं, कार्बन या फिर कोक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहा हूं। क्योंकि कॉपर का ऑक्साइड तो सबसे ऊपर है, उससे नीचे नीचे कोई सा भी है वो यूज कर लीजिए। तो क्या यूज करा जा रहा है? कार्बन यूज करा जा रहा है। ठीक है, अब अगेन जैसे अब देखो इसमें ये जो है, देखिए देखिए ये अगेन गॉन्ज प्लस फ्लक्स, ये क्या बना रहा है? स्लैग बना रहा है। तो ये इम्प्योरिटी रिमूव करने की प्रोसेस दे रखा है, ये इम्प्योरिटी रिमूव करने का प्रोसेस दे रखा है। ठीक है, चलो ये अपने ये कुछ ऐसे रिएक्शंस दे रखी हैं आपकी, ये रिएक्शंस दे रखी हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली देखो आपका कॉपर मिल जा रहा है और SO2 गैस रिलीज होती है। लास्ट में कौन सी गैस रिलीज होती है? SO2 गैस रिलीज हो रही है। तो देखो आपका जो कॉपर बनता है वो कौन सा कॉपर बनता है? ब्लिस्टर कॉपर। मतलब जो कॉपर का सरफेस रहता है ना, उसमें ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ऐसे छेद छेद हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? SO2 गैस इवॉल्व हो रही है। तो कहाँ से इवॉल्व होती है? SO2 यहाँ से नीचे से इवॉल्व होती है। तो जब नीचे से SO2 ऐसे जोर से निकलती है ऊपर की तरफ, तो इस कॉपर में छेद करते हुए निकलती है, इस कॉपर में छेद करते हुए निकलती है। तो कॉपर में क्या हो जाते हैं? ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। आपका ब्लिस्टर कॉपर मिलता है यहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। आप जिंक ऑक्साइड से जिंक भी निकाल सकते हो। अगेन देखो यार, एक बार ऑक्साइड आ गया, फिर अगेन हमने कार्बन के साथ रिडक्शन कर लिया। कार्बन ही रिड्यूसिंग एजेंट चूज करना है। ये कैसे हम पता लगा सकते हैं? एलिंगम डायग्राम से। जिंक आ गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग जिंक का भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आप लोगों को एलिंगम डायग्राम आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक है, चलो और देखो यार, और क्या है? नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स। अब यार हम लोग कई बार इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोगों को यार ये पता होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि डेल्टा G0 इक्वल्स टू -NF ई सेल, है ना? तो अगर आपका जो ई सेल है वो पॉजिटिव रहता है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या रहती है? स्पॉन्टेनियस रहती है। डेल्टा G क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। डेल्टा G क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। जैसे अब देखो ये है आपका ये पर्टिकुलर रिएक्शन, सपोज करो आपको यार कॉपर डिपॉजिट कराना है, कॉपर डिपॉजिट कराना है आपको, है ना? तो इसमें ये अलग अलग, जैसे इसका जो EF सेल रहेगा, इसका जो ई सेल रहेगा, वो आप क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, ताकि डेल्टा G क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। ये बेसिक फंडा रहता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस का। अब हमारे इस मेटलर्जी चैप्टर में देखो किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम? एल्यूमिनियम को अगर एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो मेटलर्जी भी बोलते हैं। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या होता है? इसमें आप क्या क्या लेते हो? Al2O3 लेते हो, बॉक्साइड लेते हो, इज मिक्सड विद Na3AlF6 और CaF2। ठीक है, तो जो आपका बॉक्साइड रहता है उसमें हम लोग Na3AlF6 भी डालते हैं, या फिर हम डाल सकते हैं CaF2। अब ये क्यों डालते हैं? देखो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि यार इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? इकोनॉमिक्स, कि यार कितना पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो जो अगर आप सिर्फ और सिर्फ Al2O3 लेते हो तो इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो यार सपोज करो 2000 केल्विन का मेल्टिंग पॉइंट है, तो यार अब हमको 2000 केल्विन पे अगर रिएक्शन करानी है तो यार वो बिल्कुल भी फीजिबल नहीं रहेगी, हमारा पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो हमको इस मेल्टिंग पॉइंट को क्या करना है, कम करना है, ताकि पैसा कम लग सके, फीजिबल हो पाए रिएक्शन। तो इसलिए ही हम लोग Na3AlF6 या फिर CaF2 डालते हैं। क्यों डालते हैं? विच लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर, लोअर कर देता है मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मान लो 2000 की जगह 500 पे लिया है, तो अब यार 500 तो हम लोग फिर भी अटेन कर सकते हैं टेम्परेचर्स, 2000 बहुत महंगा पड़ जाएगा और बहुत अनफीजिबल रिएक्शन हो जाएगी, फीजिबल नहीं रहेगी रिएक्शन। तो मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए ऐसा करते हैं। एज वेल एज इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं यार, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो आयंस होने चाहिए, तो एज वेल एज इनके एडिशन से आयंस भी इंक्रीज होते हैं एंड ब्रिंग्स कंडक्टिविटी। आयंस इंक्रीज होते हैं तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये दो सब्सटेंस डालते हैं। अब ये अगेन जैसे देखो Al2O3 है, अगेन हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं और एल्यूमिनियम बन रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, हॉल हेराल्ट प्रोसेस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, हॉल हेराल्ट प्रोसेस। अब इसमें यार देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैथोड और एनोड किसकी थी, तो देखो यहाँ पे देखो बता रखा है यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। कौन है, कार्बन की इलेक्ट्रोड्स है। द ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड रिएक्ट्स विद कार्बन ऑफ एनोड प्रोड्यूसिंग CO एंड CO2। मतलब बेसिकली कार्बन की इलेक्ट्रोड्स है, कैथोड और एनोड दोनों किसकी हैं, कार्बन की हैं, दोनों किसके हैं, कार्बन के। ये रिएक्शन दे रखी है, कैथोड पे रिडक्शन दिखा रखा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन दिखा रखा है, एनोड पे CO या फिर CO2 गैस रिलीज हो रही है। ऑलराइट, कौन सा प्रोसेस है, हॉल हेराल्ट प्रोसेस। किसके एक्सट्रैक्शन में काम हो रहा है, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में काम आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही देखो, ऐसे ही बोल रहा है कि यार कॉपर है, कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स एंड स्क्रैप्स, कॉपर को भी अगर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको बोल रहा है कॉपर को एक्सट्रैक्ट करा जाता है हाइड्रोमेटलर्जी से। मतलब देखो एक्वस फॉर्म में तो हम लोग इसे हाइड्रोमेटलर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगेन इसको लीच कर लिया और आपका जो Cu+2 था किस में डिपोजिट हो गया, कॉपर में डिपोजिट हो गया। तो हाइड्रोमेटलर्जी की हेल्प से हम लोग कॉपर को भी डिपोजिट करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की हेल्प से भी हम किसी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगेन देखो यार, जैसे ये रिएक्शन है आपकी, जैसे Cl- है, इसको आपको कन्वर्ट करना है Cl2 में, Cl2 एक्सट्रैक्ट करनी है बेसिकली। अब इसका देखो यार, इसका जो E0 सेल है ये दे रखा है आपका -2.2 वोल्ट, माइनस में आ गया, तो मतलब ये जो रिएक्शन है ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई, तो अगर आपको ये रिएक्शन करानी होगी तो आपको 2.2 वोल्ट से अपोजिंग फोर्स आपको एक बैटरी लगानी पड़ेगी जो 2.2 वोल्ट से क्या हो, बड़ी हो, क्योंकि -2.2 वोल्ट तो ये है। अगर आपको रिएक्शन करानी है तो ई सेल को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो बेसिकली ये जो -2.2 वोल्ट है इसको आपको कंपनसेट करना है। तो कंपनसेट कैसे करोगे, जब इससे +2.2 वोल्ट से बड़ा लगा दोगे। जैसे ही बड़ा लगा दोगे तो ई सेल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ई सेल पॉजिटिव आ जाएगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है। यही सब इसमें दे रखा है। ऑलराइट, और देखो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl इज ऑल्सो कैरिड आउट, बट इन दैट केस सोडियम इज मेटल इज डिपोजिटेड एंड नॉट NaOH, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यार मैंने NCERT से बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, मैंने 1 शॉट भी बना रखे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, आप चाहो तो देख सकते हो बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऑलराइट, चलो और देखो, अब ये अगेन वो लीचिंग वाली रिएक्शंस आ गई। ये कौन सी रिएक्शन आ गई, लीचिंग वाली। जैसे आपका गोल्ड है, साइनाइड के साथ लीचिंग करा रहे थे हम उसकी, तो यहाँ पे क्या बन जाता था, कॉम्प्लेक्स बन जाता था। फिर हम जिंक की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन से हम लोग इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते। तो देखो यहाँ पे जिंक कैसे काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्यों, क्योंकि 0 से कहाँ जा रहा है, +2 जा रहा है, तो खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सही बात है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, बिल्कुल। अब देखो यार, आपके पास एक रॉ या फिर एक क्रूड मेटल आ चुका है, क्रूड मेटल आपके पास एक आ चुका है, सही है। अब यार इस क्रूड मेटल को हम लोगों को रिफाइंड या फिर प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है। हमको तो यार प्योर मेटल चाहिए, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस ही क्या रहते हैं, एक मिनरल से प्योर मेटल तक, प्योर एलिमेंट तक जाना है। तो हमारे पास अब तक क्रूड मेटल आ चुका है, अब हमें क्या करना है, इस क्रूड मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली हमें क्या करनी है, उसकी रिफाइनिंग करनी है, ठीक है। तो देखो यही चीजें बोल रहा है, अलग अलग प्रोसेसेस बोल रहा है रिफाइनिंग के। पहला जो प्रोसेस है वो है डिस्टिलेशन। देखो क्या बोल रहा है, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स लाइक जिंक एंड मरकरी। यहाँ पे यार देखो, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर JEE एज वेल एज नीट।
है ना। हालांकि यार बोर्ड्स में तो आप लोगों से डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कंपेटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो एग्जाम्पल्स के हैं। तो डिस्टिलेशन किसके लिए, लो बॉइलिंग पॉइंट हो जिसका जिंक और मरकरी हो गया। जैसे ऐसा क्यों, जैसे सपोज करो आपके पास क्या है, क्रूड मेटल है आपका, कोई ये मेटल है, इसका सपोज करो 150 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है, और आपकी जो इम्प्योरिटी है इसमें क्रूड मेटल में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहेगी, सपोज करो उसका 200 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है। अब आपने क्या करा, इस मिक्सचर को, जो मेटल और इम्प्योरिटी का मिक्सचर है, इसको हीट करना स्टार्ट करा। जैसे आप हीट करते जाओगे क्या होगा, मेटल तो 150 पे आते से ही बोलेगा बाय बाय, हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, हम सेपरेट हो जाएंगे और इम्प्योरिटीज पीछे रह जाएंगी। तो आपने सेपरेट कर लिया ना। ये आपने किसकी हेल्प ली, कि जो मेटल और इम्प्योरिटी थी उसके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग थे, तो हम लोगों ने इसकी वजह से उन दोनों को सेपरेट कर दिया। तो यही बोल रहा है, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग मेटल्स लाइक जिंक एंड मरकरी। ठीक है। और जो लिक्वेशन है वो किस लिए काम आ रहा है, जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे कि टिन सेम केस रहेगा। लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो यार वो पहले मेल्ट कर जाएगा, इंप्योरिटी पीछे बच जाएंगी, सेपरेट हो गया। ठीक है। अब ये देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, ये चीज़ यार हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, वापस यहाँ पे पढ़ रहे हैं। किसके काम आती है, ये कॉपर के रिफाइनिंग में काम आती है। देखो क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रोलिसिस कैरी करते हैं। मैं वापस समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लिया हमने, ये हम लोग दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोले तो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है। ये आपने क्या लिया, ये आप लेते हो पॉजिटिव साइड है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव बोले तो एनोड है ये, तो ये हम क्या ले लेते हैं, इम्प्योर कॉपर ले लेते हैं। ठीक है। और ये कैथोड में हम ले लेते हैं प्योर कॉपर। अब देखो क्या हो रही है रिएक्शन, हमें पता है यार कि आपका जो एनोड रहता है वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मतलब देखो एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, जो आपका इम्प्योर कॉपर है वो किस में जा रहा है, कॉपर +2 में जा रहा है। मतलब यहां से कॉपर टूट के किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। ठीक है। अब यार ये जो कॉपर +2 है, इस पे प्लस चार्ज, हमारी कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, ये मूव करना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में, और इधर ये कॉपर की तरह एज अ सेटल हो जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इम्प्योर कॉपर सॉल्यूशन में आई जा रही है एज Cu+2 एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स कैथोड, और वो प्योर कॉपर की तरह डिपोजिट होती जा रही है। देखो कॉपर कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर आपका डिपोजिट हो रहा है। ठीक है। और जो ये इम्प्योर आपकी कॉपर रहती है, इसमें यार कुछ और इम्प्योरिटीज भी रहती हैं, वो ऐसे नीचे जाके सेटल हो जाती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इसे और बोला जाता है एनोड मड। एनोड मड बोला जाता है। अब देखो इसके क्या क्या कंपोनेंट्स बोल रहा है, एनोड मड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एंटीमनी रहता है, सेलेनियम, टेलुरियम, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये सब के सब किसके कंपोनेंट है, एनोड मड के। तो बोलने की मड है, ये नाम है एनोड मड, लेकिन देखो कंपोनेंट्स कितने महंगे हैं, गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है। भैया किसी को गिफ्ट करोगे ना, है ना, किसी को गिफ्ट करोगे ना तो खुश हो जाएंगे सामने वाले। ठीक है। इतनी खतरनाक मड है ये, इतनी काम की मड है ये। ठीक है। चलो, तो ये बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर सकते हैं, किसकी, कॉपर की कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है। चलो, और देखो नेक्स्ट है आपका जोन रिफाइनिंग। अब जोन रिफाइनिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसके एग्जाम्पल्स किसके लिए है, सेमी कंडक्टर्स, जैसे आपके जर्मेनियम, सिलिकन, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, है ना, इनके लिए आपके काम आती है जोन रिफाइनिंग काम आती है। कुछ नहीं यार, इन्होंने क्या करा है, एक ऐसे से इन्होंने हीटर ले लिया, ये क्या है जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये इन्होंने देखो इंडक्शन कॉइल हीटर ले लिए, और इधर आपने ये मिक्सचर ले लिया है। अब क्या है, यहाँ पे मेटल भी है, इम्प्योरिटी भी है। अगेन क्या रहेगा, एक का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रहेगा, इम्प्योरिटी और मेटल का। तो एक सब्सटेंस, या तो मेटल या फिर इम्प्योरिटी, वो बॉइल कर जाएगी और वो सेपरेट करने लग जाएगी, है ना, या फिर मेल्ट कर जाएगी और सेपरेट करने लग जाएगी। इसका देखो फंडा क्या बोल रहा है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्यूबल इन द मेल्ट, मतलब लिक्विड स्टेट, देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ अ मेटल। मतलब बेसिकली इंप्योरिटीज वगैरह जैसे मेल्ट करती जाएंगी, तो ये बोल रहा है हमको ये चीज काम में लेनी है कि इंप्योरिटीज की जो सॉल्युबिलिटी रहती है वो मोल्टन स्टेट में ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू इन सॉलिड स्टेट।
तो जैसे ही इम्प्योरिटी लिक्विड स्टेट या फिर मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हुई, वो ज़्यादा सॉल्यूबल होती गई, उसको हमने अलग करता गया और हमारे को मेटल को अलग करता गया। ठीक है, हालांकि मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसके लिए यहाँ ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, वेपर फेज रिफाइनिंग। नेक्स्ट क्या है, वेपर फेज रिफाइनिंग। इसमें क्या है, इन दिस मेथड द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वॉलेटाइल कंपाउंड। पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, उसे वॉलेटाइल कंपाउंड में। ठीक है, इट इज देन डीकम्पोज टू गिव प्योर मेटल। पहले आप क्या करो, उसे वॉलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर लो, फिर उसे और ज्यादा हीट करो ताकि वो प्योर मेटल में टूट जाए। देखो यहाँ पे, देखो दे रखा है, पहला है मॉन्ड प्रोसेस। किसके काम आता है, निकल के काम आता है। देखो क्या कर रहा है, निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा के ये कोई वॉलेटाइल कंपाउंड बना रहा है। निकल का क्या बना रहा है, वॉलेटाइल कंपाउंड बना रहा है। अब इस वॉलेटाइल कंपाउंड को हीट करता है ताकि ये जो निकल मिल जाए हमें, ये क्या मिल जाए, प्योर फॉर्म में मिल जाए, प्योर फॉर्म में मिल जाए। तो क्या तरीका है, पहले हम लोग एक वॉलेटाइल कंपाउंड बना ले, फिर उस वॉलेटाइल कंपाउंड को हीट करें ताकि हमारे पास प्योर फॉर्म आ जाए। नेक्स्ट देखो बोल रहा है वेन आर्कल मेथड। किसके लिए काम आता है, जर्कोनियम और टाइटेनियम। सेम चीज कर रहा है, जैसे जर्कोनियम का एग्जांपल ले रहा है I2 के साथ। ये जो आपका बन रहा है, ये जो एलिमेंट बन रहा है, ये क्या बन रहा है, वॉलेटाइल बन रहा है। अब इस वॉलेटाइल को आप हीट करते हो, अगेन आपके पास क्या आ जाता है, मेटल आ जाता है। मेटल किस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं मॉन्ड प्रोसेस निकल के लिए, और आपका जो वेन आर्कल मेथड है ये आपका जर्कोनियम एंड टाइटेनियम के लिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। ये क्या है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर डिफरेंटली एड्सॉर्ब्ड ऑन एन एड्सॉर्बेंट। अब यार इसको समझना आसान है बिल्कुल। देखिए सबसे फेमस जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड होते हैं वो होते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो देखो उसमें क्या करते हैं, ये जैसे आपका ये कॉलम है, ये जैसे आपका कॉलम है। अब यार देखो इस पर्टिकुलर आपके मेथड में हम किसका यूज कर रहे हैं, बोल रहा है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। जो आपका मेटल है और जो इम्प्योरिटी है, जो मिक्सचर है, उनका डिफरेंट एड्सॉर्प्शन है ऑन द एड्सॉर्बेंट। जैसे ये जो आपका ट्यूब है, इधर मान लो सपोज करो आपको चीजें चिपकानी है, आपको एड्सॉर्ब करानी है। आपने क्या करा, ऊपर से इसमें मिक्सचर भेजा, इधर क्या भेजा आपने, मेटल प्लस इम्प्योरिटी भेजी। तो यार अब मेटल की टेंडेंसी टू गेट एड्सॉर्ब्ड अलग है एंड इम्प्योरिटी की टेंडेंसी टू गेट एड्सॉर्ब अलग है। सपोज करो यार मेटल की टेंडेंसी ज्यादा है एड्सॉर्ब होने की, सपोज करो मेटल की टेंडेंसी ज्यादा है एड्सॉर्ब होने की, तो वो यार ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल वो ऊपर एड्सॉर्ब हो गया। लेकिन सपोज करिए जो आपका इम्प्योरिटी है उसकी टेंडेंसी कम है यार एड्सॉर्ब होने की, तो वो क्या करेगा, वो नीचे जाता जाएगा, तो वो क्या हो गया, नीचे आ गया। तो बेसिकली आपने इसमें क्या यूज लिया कि जो मेटल है और जो इम्प्योरिटी है उनकी टेंडेंसी टू गेट एड्सॉर्ब अलग अलग है। इसकी हेल्प से हम लोगों ने हमारा प्योर मेटल अलग कर लिया, जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज थी वो अलग कर ली। ठीक है, यही सारी चीजें देखो इसमें समझा रखी हैं। देखो इसमें ये जैसे बोल रहा है, ये रही कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये रही Al2O3 यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। हालांकि अलग अलग तरीके की क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी भी हो सकती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी हो सकती है एंड गैस क्रोमेटोग्राफी भी हो सकती है। ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है। देखो ये आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी का मेथड दे दिया, तो देखो ये अलग अलग कलर बैंड्स बना दिए। कलर बैंड्स बोले तो आपका एक जगह मेटल चिपका हुआ होगा, एक जगह इम्प्योरिटी चिपकी हुई होगी, तो आपके क्या बन गए, कलर बैंड्स बन गए। क्लियर, तो ये बेसिकली होती है आपकी क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से भी आप अलग अलग चीजें कर सकते हो। देखो लेटर द एड्सॉर्ब्ड कंपोनेंट्स आर रिमूव्ड इल्यूटेड बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट्स। बेसिकली जो एड्सॉर्ब हुआ है, जैसे जो इम्प्योरिटी और मेटल एड्सॉर्ब हुआ है, अब हमें इन्हें अलग अलग करना है, तो आप लोग कुछ ये बोल रहा है क्या चीज, सॉल्वेंट यूज करके या इल्यूएंट यूज करके आप इसे अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी हो गई क्रोमेटोग्राफी। सबसे ज़्यादा काम किस में आती है, मतलब कॉलम क्रोमेटोग्राफी सबसे कॉमन रहती है। ठीक है, अब देखिए कुछ यूजेस दे रखे हैं। यूजेस तो पता ही हैं यार, हम यार मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके बहुत सारे यूजेस रहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, वो रैपर्स फॉर चॉकलेट में काम आता है। ठीक है, और क्या होता है, एल्यूमिनियम द फाइन डस्ट ऑफ द मेटल इज यूज्ड इन पेंट्स में भी काम आती है। एल्यूमिनियम आपके और एलिमेंट्स के एक्सट्रैक्शन में काम आता है, जैसे क्रोमियम एंड मैंगनीज के एक्सट्रैक्शन में काम आता है। कॉपर, यार हमारे घर में जो कॉपर वायर्स लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा काम आ रही है ना, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काम आ रही है। ठीक है, और इसके अलग अलग अलॉयज बनते हैं, ब्रास बन रहा है, ब्रोंज बन रहा है, कॉइनेज अलॉय बन रहा है विद निकल। देखो
देखो यहाँ पे बोल रखा है, इसकी परसेंटेज बता रखी है। देखो ब्रास में देखो कौन कौन है, कॉपर है, जिंक है, कॉपर है और जिंक है। तो ध्यान रखना है ये ब्रास में कौन कौन प्रेजेंट है, कॉपर और जिंक प्रेजेंट है, कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट है, ठीक है। और देखो जो जर्मन सिल्वर है उसमें कॉपर, जिंक और निकल है। तो ध्यान रखना जर्मन सिल्वर में नाम में सिल्वर है लेकिन अलॉय में सिल्वर नहीं है, कॉपर है, जिंक है और निकल है, ठीक है। ऐसे यार ये आपकी कुछ कुछ और यूजेस दे रखे हैं कास्ट आयरन के। यार आयरन की भी हमें यूजेस पता है, हमारे घर में जो आयरन रॉड्स जलती हैं जिन्हें हम सरिया बोलते हैं मजबूती के लिए, है ना, उन बहुत काम तो है ही नहीं यार, बिल्कुल इन मेटल्स का काम है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम आ रहा है, यूटेंसिल्स में काम आता है ना। निकल स्टील इज यूज फॉर मेकिंग केबल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन पार्ट्स। तो यार मेटल्स है तो ऑब्वियसली इसके बहुत सारे काम तो होते ही हैं, ठीक है। तो यार ये इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने मेटलर्जी को यार पूरा कवर कर लिया है। एक एक पॉइंट यार जो इंपॉर्टेंट है सब मैंने मार्क करा दिए हैं। आप लोग अपने एनसीईआरटी लेके बैठे होगे, एक एक चीज़ आप लोगों ने मार्क करी होगी। और इस सीरीज़ को अच्छे से करिए, एनसीईआरटी में आप लोगों को पूरी कवर करवाऊंगा, एक एक वीडियो आता जाएगा, आप लोग देखते जाइए। अगर देखो यार आपने कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रखा है उसके बाद भी यार आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट और जेई के लिए भी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यार, और जिस बुक से यार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसे हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, हमें करनी ही करनी है, ठीक है। तो आप लोग इस सीरीज को फॉलो करिए और अपनी एनसीईआरटी अच्छे से सीखिए, ठीक है। सो टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। अगर यार वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों को बताइए कि ऐसी सीरीज चल रही है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।